उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई एक बातचीत ने ही ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की नींव रखी थी। दावा है इसी बातचीत के बाद अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की यह रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था तो उससे 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल की थी। दावा है उस कॉल के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि ईरान से बदला लेने का यही सही मौका और वहां से इस्लामी शासन को मिटाने का भी यही सही समय है। हालांकि नेतन्याहू इस तरह के दावों को झूठ बता चुके हैं कि उनके कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के 48 घंटे बाद ही लड़ाई शुरू हुई थी। दावा है नेतन्याहू ने 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया था। इसी के महज 48 घंटे बाद यानी 28 फरवरी के दिन इजरायल और अमेरिका की सेनाएं ईरान पर टूट पड़ी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप से बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने उन्हें ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताया था। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग में ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी शामिल होने वाले थे। वहां के शासन के सबसे ताकतवर चेहरे होने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि ईरान से इस्लामी सत्ता को खत्म करने का यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेता एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले थे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि उस जगह को ही उड़ा देते हैं जहां ईरान के नेता जहां होंगे। वही हुआ, क्योंकि इजरायल और अमेरिका के हमले में जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा नेता और अधिकारी मारे गए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि अगर ईरान के ज्यादातर बड़े नेता मारे जाएंगे तो वहां विद्रोह की आग तेज हो जाएगी। उनके मुताबिक ईरान में उन लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर जाएगी जो देश में इस्लामी शासन का विरोध करते आए हैं, ऐसा वो मान रहे थे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि इस्लामी शासन का विरोध करने वाले खुद वहां के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री इतने पर नहीं रुके। रॉयटर्स के मुताबिक दावा है इस कॉल के दौरान उन्होंने ट्रंप से कहा कि ईरान पर हमला करके एक तीर से कई शिकार किए जा सकते हैं और उसमें ट्रंप की हत्या की कोशिश का बदला भी शामिल रहेगा। जुलाई 2024 में ट्रंप को निशाना बनाकर सरेआम गोलीबारी की गई थी। उस वक्त वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रैली कर रहे थे, तभी हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए, लेकिन आरोप है कि ये गोलीबारी ईरान के इशारे पर की गई थी। ट्रंप की हत्या की कोशिश के पीछे ईरान का हाथ था, ऐसे आरोप लगाए गए और ईरान ही उनकी हत्या करवाना चाहता था, ऐसे आरोप लगाए गए ईरान पर। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि अगर वो ईरान पर हमला करके अपना पुराना बदला भी ले सकते हैं। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया था कि ट्रंप ऐसा करके इतिहास रच सकते हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि उनके इस कदम से पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो जाएगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की इन्हीं बातों को मानकर ट्रंप ईरान के खिलाफ सेना उतारने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि नेतन्याहू ने इस तरह की रिपोर्टों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने उन्हें बेबुनियाद बताया। ट्रंप भी बता चुके हैं कि ईरान पर हमले का फैसला पूरी तरह उनका था, न कि किसी और के कहने पर युद्ध शुरू किया। अमेरिका और इजरायल दोनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बता चुके हैं और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़ती ताकत को भी खतरा मानते रहे। दोनों का कहना है वो ईरान से बढ़ रहे इसी खतरे को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ जंग छिड़ी। इधर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का ठीकरा अपने ही रक्षा मंत्री के सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया हमला करने के पक्ष में सबसे पहले उनके रक्षा मंत्री ही आकर खड़े हुए थे। उन्होंने ही ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सब एक बैठक के दौरान कहा। ट्रंप उस बैठक को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ईरान पर हमले का दोष अपने रक्षा मंत्री के सिर पर मढ़ने की कोशिश की। ट्रंप जिस मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी उसी मंच पर बैठे हुए थे। भाषण देते हुए ट्रंप पीट हेग्सेथ की तरफ मुड़े और दावा किया कि ईरान पर हमले का समर्थन सबसे पहले पीट हेग्सेथ ने किया। यानी ट्रंप ने इशारों में ईरान पर हमले के लिए अपने ही रक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को लेकर भी बड़ा दावा किया।
उनके मुताबिक जेडी वैंस पूरी तरह ईरान पर हमला करने के लिए पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने उसका खुलकर विरोध भी नहीं किया, लेकिन वो हमला करने के लिए ज्यादा उत्साहित भी नहीं दिखे। ट्रंप के इन दावों से एक बात साफ हो गई कि ईरान पर हमला करने के फैसले को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से एकमत नहीं थी। रक्षा मंत्री हमला करने के पक्ष में थे, उपराष्ट्रपति हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। जंग की शुरुआत से ही अलग अलग बातें सामने आ रही थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल हमले के लिए पहले से तैयार था, उसने हमले की पूरी प्लानिंग कर ली थी, इसलिए अमेरिका को इस जंग में शामिल बाद में होना पड़ा। जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब हो गया था, इसलिए अमेरिका को उसे रोकने के लिए हमला करना पड़ा। लेकिन इन सब बातों से अलग ट्रंप ने बताया कि हमला करने से पहले उन्होंने अपने कई अधिकारियों से बात की थी और उन अधिकारियों की राय ली थी। इसके बाद ही उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला किया था। उधर युद्ध के बीच ईरान से तुर्की को भेजे जाने वाली गैस की सप्लाई रोके जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 18 मार्च को ईरान के गैस भंडार पर हुए हवाई हमलों के बाद ईरान ने तुर्की को जो गैस भेजी जाती थी उसकी सप्लाई रोक दी। तुर्की ने पिछले साल ईरान से गैस खरीदी थी, उसी डील के तहत गैस की खेप उसे भेजी जानी थी। लेकिन 18 मार्च को साउथ पार्स में हुए हवाई हमलों के बाद ईरान ने तुर्की को जो गैस भेजी जानी थी उस सप्लाई पर रोक लगा दी। ईरान ने इजरायल पर साउथ पार्स पर मौजूद तेल भंडार पर मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगाया था। साउथ पार्स ईरान के तट के करीब 100 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। ईरान में 70% गैस यहीं से निकाली जाती है और ये ईरान की कमाई का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ईरान पर उस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं और तुर्की में भी अमेरिका का एयरबेस है। दावा है इसी वजह से ईरान तुर्की से नाराज हुआ और उस नाराजगी की वजह से उसने तुर्की को भेजे जाने वाली गैस की खेप पर रोक लगा दी। ईरान के अलावा तुर्की रूस और अजरबैजान से भी गैस खरीदता है, इसलिए वहां अभी गैस का पर्याप्त भंडार है। लेकिन अगर ईरान लंबे समय तक तुर्की को गैस नहीं भेजेगा तो वहां हालात बिगड़ सकते हैं। उधर जंग के बीच ईरान के हमलों में कतर की एलएनजी निकालने वाली कंपनी कतर एनर्जी को जबरदस्त नुकसान होने की खबरें सामने आई। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत में तेल और गैस के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान कतर को हुआ, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने कतर के रास लफ्फान पर मिसाइलों से हमला कर दिया और वहां मौजूद गैस के ठिकानों को निशाना बनाया। रास लफ्फान कतर का वो इलाका है जहां एलएनजी की कई रिफाइनरियां मौजूद हैं और वहां से दुनिया के हर देश में एलएनजी भेजी जाती है लगभग। और ये फारस की खाड़ी में, इसके उत्तर में कतर की राजधानी दोहा है, यहां से उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर। जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने वहां कहर बरपाया, इसके बाद एलएनजी निकालने वाली कंपनी कतर एनर्जी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और पूरे कामकाज को रोक दिया। कतर एनर्जी के मुताबिक इन हमलों में जो नुकसान हुआ उसका असर अगले 5 साल तक देखने को मिल सकता है। यानी अगले 5 साल तक पूरी दुनिया में एलएनजी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में एलएनजी का संकट गहरा सकता है। कंपनी ने बताया हमलों की वजह से समुद्र में बिछाई गई गैस की पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा। कतर एनर्जी के मुताबिक गैस रिफाइनरी और पाइपलाइनों को ठीक करने में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। सप्लाई ठप रहने की वजह से कंपनी को हर साल करीब 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी इसकी वजह से कतर का गैस कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को होने वाली एलएनजी की गैस की सप्लाई पर दिख सकता है। कतर एनर्जी के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद एलएनजी गैस निकालने का काम पूरी तरह से ठप हो गया। इसे फिर से शुरू करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे।